हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया होने भी चाहिए। सुरक्षित रहो, घर पे रहो। हम्म। और बताओ, क्या हाल है आपके? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? कल को एचआर के मिनिस्टर का भी प्रॉपर आ गया शेड्यूल कि अब तो एग्जामिनेशन जुलाई में ना होके सितंबर में होगा। तो चलो 2 महीने के लिए और आपको टाइम मिल गया है। इस टाइम को बर्बाद नहीं होने देना बेटा। जितने भी ड्रॉपर्स बच्चे ने इस समय को ना बर्बाद नहीं हुए। बिल्कुल। और आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्वाइन करो, ठीक? ताकि अ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हें मिल सके। कम से कम तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। मुझे पता है कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, प्रिपरेशन का जो मूड होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। बट कभी भी अपने आप को डेमोरलाइज नहीं करोगे, ठीक है? अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखोगे, खूब जम के प्रैक्टिस करो, ठीक? और हमारे साथ जुड़े रहो। हम कुछ प्लान इस तरीके से कर भी रहे हैं कि जो बच्चे हमारे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों ना उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा सेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करें। कुछ 200-300 क्वेश्चंस का एक प्रॉपर बनाए हम लोग, एक ऐसा प्लान करें कि आप सबको बहुत फायदा हो। क्योंकि 300 क्वेश्चंस अगर मैंने प्रॉपरली पूरे फिजिक्स से अगर डिस्कस कर दिया, तो समझ लेना कि पूरी फिजिक्स आपकी रिपीट मार दूंगा मैं। उसी 300 क्वेश्चंस के बेस पे ना पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी अच्छे से कवर अप हो जाएगी, ठीक है? तो हम इस तरीके के प्लान पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो देखो कितना जल्दी ये प्लान सक्सेसफुल हो जा रहा है, ठीक? हम उसके लिए तैयार भी हैं, तो करके चलो ठीक है। फिलहाल तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज 12 का सेशन है हमारा, कल 11 का सेशन हमने देखा था, तो आज 12 का सेशन है। तो 12 के सेशन में हम लोग कर क्या रहे थे बेटा? गॉसेस लॉ पे डिस्कशन कर रहे थे। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया हूँ शेखर, आप कैसे हो? आप लोग का कमेंट, एक अच्छा कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर के लिए आप ही सब कुछ हो। हम लोगों के लिए आप ही को सब कुछ हो। आप कामयाब होगे, आप आगे बढ़ोगे, हमारा नाम रोशन होगा। और एक टीचर को आपके और क्या चाहिए होता है? और यूट्यूब के लाइव सेशन से ऐसे भी हमें कौन सा क्या मिलने वाला है? ना पैसे की बात हो रही है। हम बस ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली आपका गोल बिल्कुल कवर हो जाए, ठीक? एकदम आप अपनी जगह पे पहुंच जाओ, करियर बहुत सुंदर हो आपका, ठीक? लाइफ में बहुत एंजॉय करो। यही कोई टीचर की इच्छा होती है बेटा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अच्छे तरीके से। चलो बढ़िया हो, एकदम बढ़िया, अच्छे से रहो शिखर, ठीक? तो गॉसेस लॉ में हम लोगों ने, चलो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गॉसेस लॉ बेसिकली हम लोग कर रहे थे। और गॉसेस लॉ में कुछ पोटेंशियल एंड, मुझे याद है लास्ट क्लास में कुछ अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। हाँ, अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, पोटेंशियल्स वगैरह लिखना सिखाया था। तो याद है आप लोगों को? एक बार उस पर फिर से हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, याद रखना कंडक्टिंग स्फीयर है। अब ये स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, डजंट मैटर। अगर कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज आप इसको दोगे वो सारे चार्जेस इसके सरफेस पे आकर एकोमोडेट होंगे। ये बात हम पहले से जानते हैं, ठीक है? और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कंडक्टर की, कि कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। सिंपल सा देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई रेडियस। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई रेडियस। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई रेडियस। यही होता है ना? तो सरफेस ऑफ पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, ठीक? तो ये सरफेस के को इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और ऑलवेज कीप इन माइंड, आपको पता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर मैं इसको बहुत एक छोटे से टर्म में बात करूं, तो अगर आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कवर कर रहे हो, तो उसमें कितना चेंज इन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, वो रिलेशन है, ठीक है? तब जरा सोचो तो, आप यहाँ से चलकर यहाँ पे आए, क्या बहुत छोटा सा डी आर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कवर किया, चेंज इन पोटेंशियल क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कितनी थी? के क्यू बाई आर। अगले पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितनी है? के क्यू बाई आर। मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब डीवी क्या हो गया? जीरो। डीवी जीरो कब हो जाएगा बेटा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा वहां पे, क्लियर? डी आर आप मूव कर ही रहे हो, ठीक? तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब कॉस, याद है डॉट प्रोडक्ट किसको बोल के? ए डॉट बी किसे बोल के? ए बी कॉस थीटा बोलते हैं ना? तो ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कॉस थीटा जीरो है। इसका मतलब हम क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसमें ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का, मतलब जो आप मूव कर रहे हो, ठीक? और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक?
तो ये cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी कंडक्टर पे देखना, चाहे किसी भी शेप का कंडक्टर हो, आपने ये भी पढ़ा है गॉसेस लॉ में कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो, नियर अबाउट कोई भी पॉइंट आप ले लो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा, सिग्मा किसको बोलते हैं बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। और स्पेशली याद रखना कि मान लो कि इस रीजन पे यहाँ पे जो चार्ज है ना, क्या कॉल्ड लोकल चार्ज डेंसिटी। तो मैं सिग्मा जो है ना वो लोकल है, सिग्मा पे यहाँ पे देखो चेंज हो सकता है, हर पॉइंट टू पॉइंट जाओगे तो सिग्मा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट की कर्वेचर चेंज हो रही है। देखो ये स्फेरिकल है, तो स्फीयर के केस में तो हर छोटा सा पार्ट, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, उसकी रेडियस सेम आएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो आपको याद है मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा, चार्ज उतने दूर दूर फैले होंगे उस सरफेस पे, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी कम, चार्ज उतने ही कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखो कर्वेचर चेंज हो रहा है हर पॉइंट टू पॉइंट, तो कर्वेचर चेंज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो रहा होगा। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सिग्मा लिखा है, या ये जो छोटा सा जो पार्ट देख रहे हो इसकी, यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है। इसको अगर मैं सिग्मा 1 बोलूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिग्मा 1। तो नियर अबाउट कोई भी, अगर मान लो कि सिग्मा कांस्टेंट होता, हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होती, सिग्मा अगर सेम होता, तो नियर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ पे? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो ये जो चार्जेस इसके ऊपर आए हैं, अब ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में कुछ जीरो ही होना है, ठीक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कोई भी चार्ज अगर आपने इसको दिया है तो वो तो इस रिलेशन को यूज करके वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। क्लियर? एंड नियर किसी भी पॉइंट पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड द लोकल चार्ज डेंसिटी। जिस भी पॉइंट पे निकालना है उसके अराउंड जो चार्ज है, ठीक है। जितनी बात तो समझ में आ गई आपको। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये देखो इसके परपेंडिकुलर। अब किसी भी स्फीयर पे परपेंडिकुलर कैसा होता है? रेडियस। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगे वो कुछ इस तरीके से चारों तरफ फैले होंगे, पूरा का पूरा। और हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कभी भी बहुत सारा क्वेश्चन आया कि नहीं इसके ऊपर पूछा हुआ है कि किसी भी शेप का तुम्हारे पास कंडक्टर देगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर देंगे, पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन सही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना होगा, कुछ एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस की, वो क्या होती है कि वो ऑरिजिनेट पॉजिटिव से होता है और टर्मिनेट नेगेटिव पे हो जाता है। ना वो नेगेटिव से ओरिजिनेट होगा, ना ही कभी पॉजिटिव पे टर्मिनेट होगा। ये बकायदा प्रिंसिपल। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये बात तो समझ में आ गई है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब याद करो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे, मान लो कि पॉइंट कहीं बाहर है यहाँ पे, जो कि यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पता है कि ये हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। कैसे निकालते हैं? तो जैसे ही पॉइंट बाहर चली जाए या सरफेस पे आ जाए, पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लो, ठीक। और वो एक पॉइंट चार्ज बन गया कि ये कितना चार्ज है? क्यू। तो सेंटर पे जैसे ही आया उस पे कितना चार्ज हो गया? क्यू। क्लियर है यहाँ पे? अब उस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? आपको याद है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। याद है ना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पूरी चार्ज सेंटर पे आ गई, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ये होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है ना? यहाँ पे समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो निकलता हुआ बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ। यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आपको ये भी पता है कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो उसके सरफेस के इक्वल होगा। ये भी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में ये सारा चीज हमने सीखा है, ठीक है बेटा, ठीक। आगे चलते हैं अब इस पे, तो ये बात इतनी समझ में आ गई है। तो इसी के ऊपर ना बहुत सारी कहानी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जाते हैं। याद रखो, अब जैसे बहुत
एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो कि एक शेल है, एक ये स्फीयर है और एक शेल है, ठीक, कंडक्टिंग है सारे। इस पे चार्ज क्यू दिया, इसकी रेडियस ए है और यहाँ रेडियस, इसकी रेडियस बी है। इसको चार्ज क्यू दिया और इसको चार्ज 2q दिया। तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी हम लोग चार्ज देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे आएगा। मतलब इस सेल पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा q, और इस सेल पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा 2q। तो आपसे याद करो, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। अच्छा, इसको कुछ ऐसा नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। समझ में आ गई बात? क्लियर? इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, साथ साथ पोटेंशियल बतानी है। जो पिछले क्लास में कराया था उसी को मैं फिर से और अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में सिर्फ पोटेंशियल निकालना सिखाया था मैंने, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालवाना आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब जैसे देखो, ध्यान से सोचो, ये ए पॉइंट जो है वो इसका और इसका दोनों स्फीयर का इनर पॉइंट है ना। और आपको पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि कंडक्टर के केस में इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। मतलब इस वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जीरो, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो। तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसलिए मैंने वेक्टर साइन किया। पोटेंशियल कितना हो जाएगा ए पॉइंट पे, तो ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट जो है वो इसका भी इनर पॉइंट है और इसका भी इनर पॉइंट है। तो याद करो, पोटेंशियल का भी रिलेशन बताया था कि जब पॉइंट अंदर में हो तो पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे। तो सरफेस पे कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ पे? अब उस चीज को यूज करके तो देखो, ये जो शेल है या स्फीयर बोलो, इस पे चार्ज कितना है क्यू, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल है, तो इसके सरफेस पे कितनी पोटेंशियल होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस, और वही पोटेंशियल ए पे भी होगा। बात समझ में आ गई? इसकी वजह से लिख लिया। अब इसकी वजह से के उस पे टोटल चार्ज कितना है 2q डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस कितनी है b, उतना इसके सरफेस पे होता, वही इतना यहाँ पे भी होगा। तो ये पोटेंशियल हो गया ए पॉइंट पे। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है हमें, पोटेंशियल भी पता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये जानते हो आप अच्छे तरीके से। और देखो, जैसे मान लो कि बी पॉइंट पे बात करो, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, तो बी पॉइंट पे कितना होगा, बहुत ध्यान से समझोगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ देखो, तो बी पॉइंट पे अगर बात की जाए तो बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट कहाँ पे है, इस वाले स्फीयर का बाहर का पॉइंट है और इस वाले स्फीयर का अंदर का पॉइंट है। क्लियर है यहाँ पे? तो जब पॉइंट बाहर हो तो पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लेते हैं हम लोग, और सेंटर से वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? मतलब इस पूरे चार्ज को मैं क्या कंसीडर कर लूंगा कि वो सेंटर पे आ गया। तो क्यू कितना है यहाँ सेंटर पे, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, सेंटर को सी मान लेते हैं, मान ले, या ओ मान लो, जो भी चीज चाहो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा, देखो किस तरफ होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव जो चार्ज है ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं होगा तो आप इसको यहाँ ड्रॉ नहीं करोगे, यहाँ से होगा इस तरीके से, इसकी वजह से। समझ में आ गई बात? और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर का ये इनर पॉइंट है और किसी भी कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ये बात आपको पता है अच्छे तरीके से। मतलब यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। और यहाँ पे समझ में आ रही है बात ना, इस पे जीरो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से। इसकी वजह से तो जीरो नहीं होगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा कि पूरा का पूरा ये चार्ज सेंटर पे लेकर आ जाओ, क्यू डिवाइडेड बाई सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ओबी, स्क्वायर लिखते हैं ना, ठीक। और डायरेक्शन अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ओबी के ऊपर वेक्टर लिख दोगे ऐसे। अच्छा, वेक्टर लिखना गलत होगा, ओबी के ऊपर यूनिट वेक्टर लिख दो। क्यों भाई? भाई किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को लिख दिया। ये मैग्नीट्यूड होगी और ये यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की आपको प्रॉपर्टी पता है, वो क्या होता है, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो ये कितना आ गया, ये ओबी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे, ओबी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी। सो फाइनली ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाई ओबी, यहाँ देखो स्क्वायर है और एक और ये, तो क्यूब आ गया ओबी वेक्टर। बस
जिस बच्चे को ये लिखना आता है फिर उसका काम तो हो गया। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा बी पॉइंट पे, बता दो जरा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो बी पॉइंट जो है इसका बाहर का पॉइंट है और इसके लिए अंदर का पॉइंट है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, जब ये पूरा चार्ज हम सेंटर पे मान लेंगे तो पोटेंशियल कितना हो गया, पूरा चार्ज सेंटर पे आ गया, जब भाई सेंटर से ये डिस्टेंस कितना था ओ बी, है ना। और ये कोई स्केलर है कि इसमें कोई वेक्टर वगैरह या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसकी वजह से हमने यहाँ लिख दिया, अब इसकी वजह से लिखते हैं। इसका देखो ये बी पॉइंट जो है इस वाले कंडक्टर का इनर पॉइंट है ना। तो जब इनर पॉइंट हो तो इनर पॉइंट पे कितना होता है पोटेंशियल, जितना उसके सरफेस पे हो, ठीक। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा कि उस पे चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस, बस ये बी पॉइंट पे लिख दिया हमने। समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज मैंने नहीं लिखा है। अब एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, वो पॉइंट कौन सा है, लास्ट सी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे देखो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करूंगा, यहाँ क्यूब करके यहाँ वेक्टर लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान में रहे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा यहाँ पे क्यूब नीचे लिखूंगा और यहाँ वेक्टर लिखूंगा, क्लियर। अब देखो देखो सी पॉइंट जो है इसका भी बाहर का पॉइंट है और इसका भी बाहर का पॉइंट है। मतलब अगर इसकी वजह से लिखोगे यहाँ पे तो पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लोगे, इसकी वजह से लिखोगे तब भी पूरा चार्ज सेंटर पे मान लोगे। तो सेंटर पे नेट चार्ज कितना हो गया, इसकी वजह से क्यू और इसकी वजह से क्यू क्यू, तो कितना हो गया 3Q। आप चाहो तो अलग अलग लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो अलग अलग ही, चलो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि पहले इसकी वजह से यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय देखो ओसी, ओसी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ओसी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना। देखो कैरेक्टर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ये हो गया इसकी वजह से। अब इसकी वजह से लिखते हैं प्लस की 2Q डिवाइडेड बाई ओसी, देखो ये पूरा चार्ज सेंटर पे आ गया, तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ओसी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ओसी वेक्टर, क्लियर। इसलिए तो मैंने बोला था देखो यहाँ पे ओसी वेक्टर को कॉमन हो गया, यहाँ 2Q और Q ऐड हो जाएगा, तो के 3Q डिवाइडेड बाई ओसी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ओसी वेक्टर, क्लियर हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एक्स सी, बताओ तो सॉरी, पोटेंशियल को स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक्स सी। अब देखो फिर वही काम करेंगे, इसकी वजह से यहाँ निकालो और इसकी वजह से यहाँ निकालो, तो दो बार क्यों निकाला है, दोनों के लिए बाहर का पॉइंट है, पूरे चार्ज को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो ये 3Q से वो डिस्टेंस कितना हो गया कि 3Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है ओसी, बस हो गया। ये पोटेंशियल आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी, क्लियर है। यहाँ पे ये पोटेंशियल आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ देखो ये पोटेंशियल आ गया हमारा, हर पॉइंट पे हमने यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आता, ठीक। लिख लो बेटा इसको अच्छे से। थैंक यू प्रतीक, इतना सुंदर कमेंट देने के लिए। मैं अच्छा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे हो, हम हैं सिर्फ आपकी वजह से। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना प्यार करते हो, तभी तो हम हैं यहाँ पे, वरना हम, जनरल बात है, जब बच्चे ही हमें प्यार नहीं करेंगे, जब बच्चे ही हमारा अप्रिसिएशन नहीं करेंगे, तो फिर हमें हमारा रहना कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक। तो थैंक यू, बहुत अच्छा कमेंट दिया आपने, वर्ल्ड बेस्ट फिजिक्स टीचर ऐसा नहीं है, ठीक। बट जो बातें मैं कन्वे करना चाहता हूँ अगर तुम्हारे तक पहुंच जाए, यही तो मेरा अचीवमेंट है, बस इतना सा चाहिए मुझे। मैं बेस्ट नहीं बनना चाहता कभी भी, मैं कभी भी बेस्ट नहीं बनना चाहता, मैं तो बस वो बनना चाहता हूँ जो आपके दिल में रहो, बस इतना काफी है मेरे लिए। थैंक यू बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, तो ये पार्ट मेरे अंदाजे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने गिवन होगा ना बेटा, जस्ट पोटेंशियल निकालना एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त थोड़ा सा केयरफुल लेना, क्योंकि वो वेक्टर है। और पोटेंशियल के करने में तो कोई बहुत केयरफुल होने की जरूरत भी नहीं है, बस ध्यान यही रखना है कि पॉइंट अगर बाहर है तो पूरे चार्ज को सेंटर पे लेकर आ जाओ, और पॉइंट अगर अंदर है तो जितना सरफेस पे होगा उतना अंदर पे होगा। बस इतनी सी बात अगर आपके ध्यान में है तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर नीट का और जेई का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है तो एक सवाल तो डेफिनेटली इनसे आएगा, ठीक। और वो क्वेश्चन आपका हो गया 4 मार्क्स बेटा, समझ रहे हो? 4 मार्क्स का मतलब हो क्या, कम से कम 10 से 20 हजार रैंकिंग का आगे पीछे हो जाना, ठीक है ना। 10 से 20 हजार बच्चों को तुम आगे पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक सेक्शन, तो उसको बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। आगे चल के, ठीक। अब जैसे मान लो देखो, ऐसा कुछ करते हैं कि आ, अब एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि दो कंडक्टर्स को अगर एक वायर एक कनेक्टिंग वायर से या कंडक्टिंग वायर बोलो उससे कनेक्ट करके तो क्या होता है। जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक। इसको एक कनेक्टिंग वायर के साथ हमने इसे जोड़ दिया, रेजिस्टेंस लेस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जस्ट इस कनेक्टिंग वायर का एक ही, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यहाँ पे देखो कि इसकी जो पोटेंशियल है इसके सरफेस की वो कितनी है, के क्यू वन बाई आर वन, इसकी कितनी है, के क्यू टू बाई आर टू, ठीक। मैंने बस ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि के क्यू वन बाई आर वन जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू के क्यू टू बाई आर टू, ठीक है। तो जब इसकी पोटेंशियल ज्यादा, इसकी पोटेंशियल कम। अब सोचो कि एक कनेक्टिंग वायर है, इस एक कनेक्टिंग वायर में दोनों एंड की पोटेंशियल अलग अलग कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इस कनेक्टिंग वायर को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये कैसे हो गया कि यहाँ की पोटेंशियल अलग और यहाँ की पोटेंशियल अलग, ठीक। अब वो कोशिश करेगा कि इसकी पोटेंशियल जो है वो सेम करनी है। अब सेम करने के लिए चार्जेस जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गई बात। और जैसे ही एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जैसे मान लो कि यहाँ से चार्ज मूव करके यहाँ पे आए, यहाँ पे चार्ज घटा, इसका चार्ज बढ़ा, इसकी पोटेंशियल घटी, इसकी पोटेंशियल बढ़ी, और ये डिक्रीज होकर और वो इंक्रीज होकर एक बराबर हो जाएंगे। जैसे ही बराबर हुआ, अब बेचारा ये कनेक्टिंग वायर जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि ये कनेक्टिंग वायर के क्रॉस दोनों जैसे ये वायर है, अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई सेल है नहीं, कोई कैपेसिटर है नहीं, तो पोटेंशियल का चेंज होगा क्यों, वो तो हर एंड पे सेम होगा, समझ में आ गई बात। लेकिन इसको इनिशियल फेज में ये दिखा कि भाई यहाँ पोटेंशियल ज्यादा यहाँ कम, ये परेशान हो गया। अब ये परेशान हुआ तो इसने चार्ज को भेजना शुरू किया कि भाई अब तुम यहाँ से निकलो भाई, जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है उधर से चार्ज मूव करके दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मैंने क्या बोला था, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी कम है, तो चार्ज यहाँ से मूव करने लगा। चार्ज यहाँ घटा मतलब इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हुई, यहाँ चार्ज बढ़ा, पोटेंशियल इसकी बढ़ी, ये डिक्रीज होकर ये बढ़कर, मान लो कि ये 50 वोल्ट था और ये 30 वोल्ट था, फिर ये 50 से घट के 40 पे पहुंचा, ये 30 से बढ़ के 40 पे पहुंचा, दोनों बराबर हो गए। जैसे ही बराबर हुए, अब तो ये बेचारा सेटिस्फाई हो गया कि अब इसका जो कंडीशन होना चाहिए था वो हो गया, अब चार्जेस मूवमेंट रुक जाएगा, फर्दर मूवमेंट अब नहीं होगा, ठीक। तो सवाल यही पूछा गया है कि बताओ कि जब फाइनल मतलब चार्जेस का मूवमेंट रुक जाए तो इनकी पोटेंशियल कितनी है, ठीक है, या इनके ऊपर चार्जेस कितने हैं, ये निकाला गया, ठीक। तो मैं ये काम करता हूं, इस पे Q1 था, अब मैंने मान लिया कि इस पे Q1 गैस है, इस पे कितना है Q2 गैस, मतलब इस पॉइंट की ये पॉइंट 2 मान लो, ये पॉइंट 1 मान ली जाए, मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से चार्ज घटा उस और चार्ज इधर की तरफ मूव किया, यहाँ चार्ज बढ़ा। ये बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ से डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ से बढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल ज्यादा थी, वहां की पोटेंशियल कम थी। मैंने क्या बोला था कि कंसिडर कर लो कि के क्यू वन बाई आर वन बड़ा है एज कम्पेयर टू के क्यू टू बाई आर टू, ठीक है। तो चार्ज को चेंज कर सकते हैं, स्फीयर के शेपिंग साइज को छेड़ नहीं दे, ठीक, वो ऐसे का वैसा ही है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे बताओ तो, यहाँ की पोटेंशियल कितनी थी, क्योंकि ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर यहाँ सेपरेशन लार्ज लेने का क्या फायदा है, ठीक। वो चाहे तो ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब जैसे करें यहाँ पे, ठीक, एक ने बाकी को हमें समझ में आ गई है, क्लियर। अब और देखो, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा कि Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू के Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल सरफेस पे, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल सरफेस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अच्छा, एक और बात अगर मैं बोलूं कि ये जो Q1 गैस प्लस Q2 गैस है वो क्या Q1 प्लस Q2 के बराबर है, सोचो तो जरा। इसके पास 10 कूलम, इसके पास था मान लो कि 100 कूलम, इसके पास था 50 कूलम,
तो टोटल कितने हो गए 150 कूलम। अगर ये मान लो कि घटा, ठीक है, तो जो घटा तो वो चार्ज मूव करके इस पे ही चला गया ना, कहीं लॉक तो नहीं हुआ, चार्ज यहाँ से निकल तो नहीं रहा, ठीक, मतलब यहाँ से निकल के उस पे चला गया, तो अगेन इस पे बढ़ा और इस पे घटा, बस हमको वही में 150 रुपए ही है, भले वो मेरे पे कम हो गया वो अलग बात है, ठीक। तो मैं तो पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक इक्वेशन तो ये आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या लिख देंगे कि Q1 गैस प्लस Q2 गैस ये किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है ना, लिखा जा सकता है। ये कोई बड़ी बहुत बड़ा तोप नहीं है, ये भी सिंपल सा साइंस है, जो मैंने यहाँ पे सिंपल लॉजिकल बात बोली है आपको, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा इसी को बहुत बार नीट में ये सवाल पूछा गया है ऐसा, यहाँ पे देखो के गायब हो गया, ठीक है। तो Q1 गैस डिवाइडेड बाई Q2 गैस ये है तुम्हारा R1 डिवाइडेड बाई R2, देखो तो R1 इधर चला गया, तो देख रहे हो ये कि बहुत बार पूछा गया है कि चार्जेस का जो फाइनल जो चार्ज है उनका जो रेशियो होगा वो उनके रेडियस के रेशियो के प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा। कभी कभी R1 बाई R2 की जगह पे R2 बाई R1 लिख देता है, ठीक है ना, ऐसे चेंज करके 4 ऑप्शंस बना देंगे, ठीक, आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो नीट के एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ठीक है। अब जेई इस पे कैसा सवाल पूछेगी, वो इसको पूछने के बजाय वो क्या करेगी, वो Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ देगी, मतलब Q1 गैस एंड Q2 गैस की वैल्यू बता दो। तो कौन सा बहुत बड़ा बात है, इसको थोड़ा सा और जो है एक काम करके इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 ऐड करने से क्या फायदा हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q1 गैस बाई Q2 गैस प्लस 1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1। सोचो कि ये कितना आ गया, Q1 गैस प्लस Q2 गैस डिवाइडेड बाई Q2 गैस विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 हो गया। अच्छा देखो Q1 गैस प्लस Q2 गैस, देखो तो इस इक्वेशन इसको अगर 1 बोल के ये 2 बोल के, तो इक्वेशन 2 से देखो इसके बराबर है, तो देखो Q2 गैस कितना आ गया, ये हो गया टोटल चार्ज कितना Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये लो हो गया Q2 गैस आ गया। तो उसी तरीके से Q1 गैस कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे Q2 गैस है तो यहाँ R2 है, तो Q1 गैस होगा तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नया ट्रिक बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस Q2 गैस की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देना, उसको ले जाकर वहां पे सॉल्व करना, यही आएगा, ठीक। जबकि याद करने का तरीका है कि चार्ज इतना होगा फाइनल और इतना होगा फाइनल उसके ऊपर, बात समझ में आ गई, ठीक। तो अगर तुमसे पूछ गया जाता कि कितना चार्ज मूव किया है, तो सोचो इस पे चार्ज ओरिजिनली था कितना Q1, अब कितना है Q1 गैस, तो Q1 माइनस Q1 गैस, यही तो चार्ज यहाँ से चल के ऊपर को गया होगा, तो निकाल सकते हो ना। अगर पूछ दिया कि कितना चार्ज यहाँ से मूव करके वहां गया, तो लिख सकते हैं Q1 गैस माइनस Q2 गैस, लिख सकते हैं ना, Q1 माइनस Q1 गैस, दैट इज द चार्ज मूविंग फ्रॉम दिस स्फीयर टू गैस इस स्फीयर, ठीक है। और अगर ये पूछ देता कि इसने कितना चार्ज गेन किया, तो एक ही बात है, जितना इसने लूज किया उतना उसने गेन किया, तो आप इस पे क्या लिखेंगे, गेन किसने किया है, इसने किया है, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज ये गेन हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारे हाथों में, समझ में आ गई बात। अगर मान लो कि ये सवाल पूछ दिया जाता है, चलो Q1 गैस बाई Q2 गैस का तो रेशियो हमें पता चल गया, अगर ये पूछ गया क्या कि दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताओ, ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सोचो क्यों जरा। तो क्या पूछा गया कि इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लो कि सिग्मा 1, उसके ऊपर कितना है सिग्मा 2, ये पूछा गया, ठीक है। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई सरफेस एरिया, ठीक। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q1 गैस डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर जो सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर डिवाइडेड बाई Q2 गैस डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, इतना लिख दिया। तो देखो कि ये कितना आ जाएगा Q1 गैस बाई Q2 गैस, यहाँ देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये R2 है सॉरी R2 डिवाइडेड बाई R1 इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। R2 ऊपर चला जाएगा, R1 है ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखो Q1 गैस ये गैस है, Q1 गैस बाई Q2 गैस हमने यहाँ निकाला हुआ था, तो ये कितना है R1 बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1 का स्क्वायर, तो एक R1 गायब, एक R2 गायब, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, देखो कुछ जरा, यहाँ से आ गया हमारे पास, इसको गायब कर रहा हूं मैं,
ये आ गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक R1 गायब, एक R2 ऊपर रह गया। तो देख लो चार्जेस का रेशियो उनके रेडियस के रेशियो के बराबर है, लेकिन उन सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो उनके रेडियस के रेशियो का इनवर्स है ना। तो इनमें से कोई सा भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे लिख लो एक बार जल्दी से, ये बढ़िया सवाल होते हैं इस तरीके के और खूब पूछे जाते हैं। हो गया, लिख लिया। अब चलो मान लो अब इसी तरीके से कनेक्शन वाले एक आध सवाल करते हैं। इसमें मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए, जैसे कि मान लो कि एक सेल है हमारे पास और एक दूसरा सेल यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि इस पे -q चार्ज है और इसको +2q चार्ज किया गया, इसका स्फीयर a है और इसका स्फीयर 2a है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन कीजिए, इसको चार्ज कितना दिया हमने -q, ठीक, और इसको चार्ज दिया +2q, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, कुछ देर तक इसको कनेक्ट करके रखा, फिर इस वायर को काट दिया, हटा दिया। अब बताओ हर एक सेल पे कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अभी देख रहे हो ना, ये कनेक्शन मैंने मेंटेन किया है। तो मुझे नहीं पता कि चार्जेस कहां से कहां मूव किए होंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, ठीक है। लेकिन ये जरूर पता है कि चाहे मूवमेंट जो भी हुआ हो, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट की पोटेंशियल का सेम हो जाना। लास्ट में मूवमेंट होगी, चार्जेस इधर उधर मूव करेंगे, मूव करके फाइनली करेंगे क्या कि इस एंड की और इस एंड की पोटेंशियल को सेम कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक। अब जैसे मान लो कि एक बच्चा ऐसे करेगा इसको कि ये कंडीशन था, अब थोड़ी देर बाद सिचुएशन सिनेरियो क्या रह जाएगा कि इसके अब आप लोग बोलो कहाँ से चार्ज में भेजो, हो सकता है यहाँ से चार्ज इस पे गया हो सकता है यहाँ से इस पे गया हो, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से गया है, ठीक। हालांकि निकाल सकते हैं, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी चार्जेज वहां से मूव करके लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, बाकी इतना दिमाग नहीं लगाना हमें। मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से चार्ज गया, एक्स अमाउंट का चार्ज गया, तो इसके ऊपर एक्स अमाउंट का चार्ज आ गया, यहाँ से गया होगा कि इसके ऊपर आकर एक्युमुलेट हुआ होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर, इतनी बात मैंने लिखी, ठीक। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट 1 है, ये जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, जैसे इसको हटाओगे तो 1 पॉइंट की और 2 पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। इतनी बात तो हमें पता है कि V1 एक्युमुलेशन 1 कब होगा, जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाए। तो एक बार क्या बता सकते हो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी, याद करो, हमने सब निकालना सीखा है। देखो ये जो पॉइंट है इस वाले स्फीयर का सरफेस का पॉइंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बता दो, ये हो जाएगा कि -q -x डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस a, ठीक। ये तो इसकी वजह से हुआ। अब इस वाले स्फीयर का ये इनर पॉइंट है ना, तो जब इनर पॉइंट है तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल, इसकी वजह से, तो कितना लिखेंगे प्लस कि उस पे चार्ज कितना है 2q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2a, रेडियस इसकी 2a थी ना, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे होता है इसकी वजह से वो क्या है कि यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि उसका इनर पॉइंट है, क्लियर। इतने लिख दिया मैंने V1। अच्छा V2 को लिखो, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये हो गया V1 इक्वल टू V2, ठीक है। अब V2 इस पॉइंट पे, तो देखो इस वाले चार्ज, ये वाला जो स्फीयर है इसका बाहर का पॉइंट है, मतलब ये पूरी चार्ज कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर पे। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है 2a, है ना। तो क्या लिखेंगे कि -q -x डिवाइडेड बाई 2a, क्लियर। और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, देखो तो कि 2q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखो ये कोई इस स्फीयर का ये सरफेस पॉइंट है, तो इस पे कितना होगा k, इस पे चार्ज डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस जो कि कितना है 2a। तो हमारी किस्मत अच्छी है, देखो ये कैंसिल हो गया, समझ में आ गई बात। इसीलिए आप चाहो तो क्वेश्चन में इसकी वजह से या इसकी वजह से यहाँ पे लिखना, ठीक है ना, इसकी वजह से लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिख लेना, हैबिट अच्छी है, ठीक, बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट पोटेंशियल को होना ही है ये, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो,
जैसे ही ये कैंसिल हुआ थे, देखो ये ए ने ए को गायब कर दिया, के ने के को गायब कर दिया, कुछ बचा, यहाँ बच गया माइनस क्यू माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो क्या बच गया माइनस क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू क्यू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस एक्स। ठीक है, और क्या करें, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस टू क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू रह गया इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू एक्स, वो एक्स हो गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू। समझ आ गई बात? ठीक है बेटा, अब जैसे ही ये आया x इक्वल टू माइनस क्यू, तो सोचो हुआ क्या, इसके ऊपर देखो, ये रहा एक और ये रहा एक, इस पे चार्ज कितना था बेटा माइनस क्यू माइनस एक्स, तो देखो इस पे कितना हो गया माइनस क्यू माइनस एक्स, कितना है माइनस क्यू, है ना, तो देखो ये को कैंसिल होकर 0 हो गया। ठीक, अच्छा इसके ऊपर देखो 2q प्लस एक्स था ना, प्लस एक्स कितना है माइनस क्यू, तो क्या इक्वल टू क्यू, मतलब ये जो स्फीयर्स हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया, इसके ऊपर क्यू, मतलब इसकी पूरी चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। क्या बात समझ में आई? बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देख लो, मतलब जो भी चार्ज यहाँ पे था वो पूरा का पूरा उछल के वहां चला गया। ठीक है, क्यों गया, क्योंकि पोटेंशियल को सेम रखना है, दोनों पॉइंट की पोटेंशियल को सेम रख देना है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी है, एक सुंदर क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब जैसे देखो, मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाए कि अब 2 की जगह पे किन शेल कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, एक और सेल ले लेते हैं, ये ए हो गया, बी, और इसको 2a ले लेते हैं, और इसको 3a ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन किया है हमने। तो इस पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, और इस पे 2q चार्ज है, और फाइनली हमने क्या किया, अच्छा इसको क्यू दे देते हैं। ठीक, और इसको देखो, इसका मतलब क्या है कि ये वायर ऊपर से गया है, यहाँ पर मतलब कनेक्शन इसका और इसका है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इस सेल के ऊपर से ये वायर गया है, इसके साथ इसका, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो है इस सेल को तीसरे वाले सेल के साथ हमने कनेक्ट किया है। ठीक, तो पूछा गया कि जिस समय मैं इस कनेक्शन को हटाऊंगा आफ्टर सम टाइम, तो वर्क इज द चार्ज ऑन द शेल, प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपरली ड्रॉ करना है आपको। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्जेस का पता होना। ठीक है ना बेटा, तो अब सोचो क्या सिचुएशन हुआ होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे किया, तो फिर वही काम करेंगे कि यहाँ से एक चार्ज गया और वो चार्ज यहाँ पे आकर एक्युमुलेट हो गया। ठीक है बेटा, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आपको ये पता है कि आफ्टर सम टाइम यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, ये भी पता है हमें, तो क्यों ना हम पोटेंशियल को लिख दे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू v2, ऐसे लिखा, तो 1 पे पोटेंशियल देखो इसकी वजह से कि माइनस क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए, है ना, इस ये जो स्फीयर जो देख रहे हो ना उसका सरफेस पॉइंट है, देखो इस वाले का ये इनर पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा कि क्यू डिवाइडेड बाई 2 है, जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, और देखो इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, वो भी देखो इस वाले स्फीयर का भी ये इनर पॉइंट है, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा कि 2q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3a, कितना हो गया टोटल पोटेंशियल 1 पे, क्लियर, इज इक्वल टू, अब लिखते हैं 2 पे, तो देखो 2 जो पॉइंट है इन दोनों का बाहरी पॉइंट है ना, तो क्या मैं इस पूरे चार्ज को सेंटर पे ले लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पूरे चार्ज को अगर सेंटर पे लेंगे तो माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू, क्यू गायब हो गया, माइनस एक्स रह गया, तो की माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से डिस्टेंस देखो तो 3 प्लस इसकी वजह से देखो कि 2q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, तो ये कहानी और ये कहानी तो गायब हो गई। समझ में आ गई बात? अच्छा,
कुछ कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो रहा है, के को हटा दो, ए को हटा दो, कि यहाँ रह गया माइनस क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये ए को गायब हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ रह गया क्यू, अच्छा क्यू रह गया ना, हाँ क्यू बाई टू रह गया, ए गायब हो चुका है। यहाँ पे देखो कि इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई थ्री रह गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें। ठीक, कैसे करेंगे, इस एक्स को वहां लेके जाके हैं, ये कितना आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू, ये आ गया माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बाई थ्री। ठीक, तो एक्स आ गया हमारा थ्री क्यू बाई फोर माइनस साइन थीटा, ये कितनी एक्स आ गई हमारी। ठीक है ना, मैं एडवांस लेवल का सवाल बता रहा हूँ कि पहले इसने क्या किया कि ये सारा कुछ हमने कर लिया कि माइनस, यहाँ पे एक बार लूप कर लो जल्दी से। हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। अब देखो जैसे ही ये एक्स आया, अब इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे एक्स कितना माइनस थ्री क्यू बाई फोर, यहाँ माइनस एक्स था तो माइनस थ्री क्यू बाई फोर, यहाँ कितना आ गया कैलकुलेशन एक बार देख लेना, माइनस फोर क्यू प्लस थ्री क्यू कितना आ गया माइनस फोर क्यू प्लस थ्री क्यू कितना हो गया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई फोर। हाँ ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आठ माइनस तीन पाँच, आठ माइनस तीन पाँच, फाइव क्यू बाई फोर इतना आ गया। ठीक है, तो ये चार्जेस फाइनली है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करने को बोला जाए तो कैसे करोगे, ये समझो जरा। ये लिख लिया है सबने, लिख लो इसको अच्छे से। अब देखो ध्यान से समझोगे इसको, अगर मैं इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूं, देखो यहाँ पे प्रॉपरली इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा माइनस क्यू बाई फोर, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया। ठीक, अच्छा अब इसका देखो ये वाला जो स्फीयर है, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस क्यू बाई फोर है, तो बाई इंडक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस क्यू बाई फोर, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन सॉरी चार्जेस जो है वो यहाँ एकोमुलेट हो गए, ये कितना हो गया प्लस क्यू बाई फोर, है ना, ये माइनस क्यू बाई फोर, तो ये कितना आ गया प्लस क्यू बाई फोर। तो सोचो जरा अगर यहाँ प्लस क्यू बाई फोर तो बाहरी सरफेस पे कितना आया होगा माइनस क्यू बाई फोर, है ना, तो ये आ गया माइनस क्यू बाई फोर। देखो इसको क्यू चार्ज हमने किया हुआ है, तो माइनस क्यू बाई फोर और वो चार्ज इसके ऊपर एकोमुलेट हो गया, तो ये कितना आ गया प्लस क्यू, तो ओवरऑल कितना आ गया ये थ्री क्यू बाई फोर बाहरी सरफेस पे, तो ये पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये इसके ऊपर ऐसे एकोमुलेट हो गए। ध्यान से समझ के चलो। अब देखो जो तीसरा जो स्फीयर था वो ये है। ठीक, सोचो कि जरा यहाँ थ्री क्यू बाई फोर है तो इसके इनर फेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कितना माइनस थ्री क्यू बाई फोर आ गया ना। अगर ये माइनस थ्री क्यू बाई फोर है तो बाहरी सरफेस पे कितना होगा प्लस थ्री क्यू बाई फोर, तो यहाँ आ गया प्लस थ्री क्यू बाई फोर, और एक और पहले से है यहाँ पे फाइव क्यू बाई फोर, ये कितना हो गया आठ, ये टू क्यू, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे इस तरीके से अकोमुलेट हुआ है, इस तरीके से। बात समझ में आया बेटा। अब जैसे ही ये बात समझ में आ गई तुम्हें, अब इलेक्ट्रिक लाइन देखो कैसा होगा। देखो क्या ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिल यहाँ इसको क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा आपको ये पता है ना यहाँ इलेक्ट्रोफिल जीरो है, तो जहां पे इलेक्ट्रोफिल जीरो इसका मतलब वहां पे कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रहे हमेशा।
तो ये देखो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो लाइन से देखो प्लस से निकल के माइनस पे खत्म। देख लो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। देख लो ना, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा ध्यान में रखना, तो इस तरीके के सवाल जो है वो जेई एडवांस में बहुत अच्छे तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे एडवांस में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा केयरफुल लोग हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है बेटा। तो देख लो ना प्रॉपर लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कहीं पे देखना कंडक्टर को ना ये क्रॉस ना करे। देख लो यहाँ से चलकर यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ बाहरी सरफेस से स्टार्ट हुआ, ठीक। इसको ऐसे चीरता हुआ बाहर नहीं निकलेगा, क्रॉस नहीं करेगा, कभी खत्म हो जाना इस एंगल पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ फिनिश हो गया, ठीक। देखो इस वन इज प्रॉपर, ठीक। ये बात क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई है बिल्कुल सारी कहानी, तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आज का जो पार्ट था, जो हमने अच्छे तरीके से इसको फिनिश कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन मैंने तुम लोगों के सामने डिस्कस किया है आज, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रोसेस लॉ का ये पार्ट था। अगली क्लास में थोड़ा सा पोटेंशियल्स वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। पोटेंशियल्स वगैरह हालांकि जानी दो, इसमें मैंने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगला जो क्लास होगा हमारा कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना बेटा। प्रोसेस लॉ को हमने डिस्कस कर ही लिया है, सब कुछ हो ही गया हमारा, ठीक। पोटेंशियल्स के बारे में भी जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था मैंने डिस्कस कर लिया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगली क्लास में हमसे स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और पूरा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, पूरा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, तो उसको अच्छे तरीके से आप करोगे, बढ़िया से करोगे, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल एकदम जम के तैयारी करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ठीक। हमसे जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि सेहत खराब हो गया तो फिर पढ़ोगे कैसे। और पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है हमें, ठीक। और हमें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, ठीक है। तो पढ़ाई इसलिए नहीं करो कि हमें फ्यूचर अच्छा बनाना है, इसलिए करो क्योंकि हमारा पार्ट है, ठीक। समझ आ रही बात ना, हमें सीखना है, अच्छी चीजें सीखना है, क्लियर है बेटा। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। आज के लिए मैं ये क्लास खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगला कोई टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा है, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम अगली क्लास में इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग।